हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं विशाल कुमार एक बार फिर से। इस बार हम लोग सेल बायोलॉजी में पहला जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो भी है आपका जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो हम लोग हैंडबुक के अकॉर्डिंग इंस्टेंट रिवीजन करेंगे। ठीक है, हम लोग इस बार जो हम लोग समझने वाले हैं न्यूक्लियस का आखिर क्या होता है। तो हम लोग समझते हैं आखिर न्यूक्लियस क्या है ना। तो न्यूक्लियस को हम लोग कैरियन के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? कैरियन कहते हैं। तो कैरियोन टर्म जहाँ भी रहेगा, जैसे आप देख रहे होगे, आप पढ़े होगे तो प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट टर्म में आप देखो कैरियो से का मतलब होता है कैरियोन। यूकैरियोट में भी आपने देखा होगा, यूकैरियोट आपने लिखा होगा, तो यूकैरियोट में भी आपने टर्म देखा होगा क्या, डेट इज कैरियो। तो यहाँ इसका मतलब हुआ डेट इज कैरियोन। कैरियोन टर्म जो है आपको रिप्रेजेंट किया न्यूक्लियस के बारे में। ओके, तो ये हमेशा समझना है कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। कैरियोन यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। हमने सेल वॉल पढ़ा था, सेल वॉल और सेल का डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। 1831 में किया था, 1831 में किया था। ये कौन सा? आर्किड के रूट में देखा गया था, आर्किड के जड़ में देखा गया था, है ना। उसके यानी कि रूट में, जड़ में देखा गया था, मूल में देखा गया था, है ना। तो ये अगर देखते हैं न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं तो ईओसिन से स्टेन करते हैं शायद, है ना, बहुत सारे। चलो ईओसिन से तो लगता है कि क्रोमोसोम को भी स्टेन करते हैं, जो भी है न्यूक्लियस से रिलेटेड को। चलो न्यूक्लियस यहाँ पर देखते हैं ये कैसा स्टैंड है। ये डार्कली स्टैंड होता है। जब इसी केमिकल कंपोजिशन मिला देते हैं केमिकल्स तो ये डार्कली स्टैंड होता है ना। नेक्स्ट में है कि आपको स्फेरिकल होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? स्फेरिकल होता है और सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। इसका कंपोजिशन अगर देखते हैं कि न्यूक्लियस के इनसाइड क्या होता है, तो डीएनए का मात्रा 9 से 12% होता है, हिस्टोन का एंजाइम्स का मात्रा क्या होता है? 15% होता है, जबकि आरएनए का मात्रा 5% होता है, लिपिड्स का मात्रा 3% होता है और एसिड्स का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है 65% आपको। और न्यूट्रल प्रोटीन्स जो होते हैं, एसिड और न्यूट्रल प्रोटीन्स दोनों 65% होते हैं। ओके, तो इस तरीके से लिपिड जो है सबसे कम मात्रा में होता है। न्यूक्लियस क्या होते हैं? डबल लेयर होते हैं, डबल लेयर होते हैं। इसलिए डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आपको न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है। बीच में पेरिन्यूक्लियर स्पेसेस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में आपको न्यूक्लियर पोर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें न्यूक्लियर पोर भी रहेगा। ठीक है, अब इसके इनसाइड जो प्लाज्मा रहेंगे उसे न्यूक्लियर प्लाज्मा या तो कैरियो लिम्फ भी कहा जाएगा। ये जो होगा आपको ट्रांसपेरेंट होगा, आर पार देखा जा सकता है। ग्रैनुलर मैट्रिक्स इसमें भरे पड़े रहेंगे, जो भी रवेदार रहेंगे, काफ़ी विस्कस जो जेली लाइक सब्सटेंस रहेंगे इसके इनसाइड, उसे न्यूक्लियर प्लाज्मा या तो कैरोलिम्फ के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर धागा लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? जैसे इस तरीका का धागा लाइक स्ट्रक्चर, या तो यही चेंज हो जाएगा इस तरीका सा, है ना। तो ये जो है आगे जा कर के ये आपको क्रोमोसोम बनाने में मदद करेगा, है ना। सबसे पहले तो क्रोमेटिड बनाएगा, सबसे पहले क्रोमेटिड बनाएगा, एक जैसे क्रोमेटिड मिल करके क्या बना देंगे, फिर क्रोमोसोम बना देगा। तो क्रोमोनीमा, क्रोमोनीमा से क्रोमेटिड, क्रोमोनीमा, क्रोमोनीमाटा बहुत सारे हो जाएंगे तो क्रोमोनीमाटा, और उसके बाद क्रोमेटिन। और इसमें क्या होगा, जगह जगह पर क्या होगा, आपको हिस्टोन प्रोटीन पाए जाएंगे आपको यूकैरियोटिक वाले में, क्रोमेटिन में। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए। अब है आगे जो है, तो इस तरीके से देखा गया कि न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरोलिम्फ रहेगा। क्रोमेटिन क्या होगा? एक नेटवर्क कंपोज करेगा जिसमें डीएनए आपको रहेंगे। डीएनए के साथ साथ उसके साथ भाई साहब जो रहेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स भी रहेंगे। क्या रहेंगे? हिस्टोन प्रोटीन्स भी आपको पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसके इनसाइड जो है आपको हिस्टोन प्रोटीन्स भी आपको पाए जाते हैं। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन क्या है? प्रोटीन है। ओके, तो H1 है, H2A, H2B, H3, H4, है ना। हिस्टोन ऑक्टेमेर का नाम तो सुनी होगी। तो ये हिस्टोन बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम बनाने में मदद करते हैं ना। तो ये डाइटिज क्या होते हैं? डायरेक्टली स्टेनेबल स्फेरिकल बॉडी होता है नेक्स्ट में। और इसके न्यूक्लियस के इनसाइड क्या होते हैं? आपको न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा ऑर्गेनेल एक होता है, उसे न्यूक्लियोलस के नाम से भी जाना जाता है, जो फोंटेना ने आपको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र कहते हैं। न्यूक्लियस को जैसे हिंदी में क्या कहते थे? केंद्रक कहते थे। अब हम लोग क्रोमोसोम के बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर क्रोमोसोम आखिर क्या होते हैं। तो ये देखिए क्रोमोसोम का डायग्राम है, और ये क्रोमोसोम का आपने डायग्राम देखा, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम आपको डायग्राम दिखाते हैं, न्यूक्लियस का डायग्राम थोड़ा सा दिखा देते हैं ना, ताकि अभी आपने समझा न्यूक्लियस का डायग्राम। तो चलिए न्यूक्लियस का हम डायग्राम आपको समझाते हैं। यहाँ पर चलिए हम आपको मिलाते हैं न्यूक्लियस के डायग्राम से।
चलिए न्यूक्लियस का डायग्राम, बहुत अच्छा डायग्राम इसमें दिया हुआ है आपको ट्रूमैन्स के बुक में अगर देखते हैं तो। चलिए आइए यहाँ पर देखो, ये न्यूक्लियस का डायग्राम है, कितना अच्छा है ना। अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इंटरफेज में देखा जाता तो न्यूक्लियस इस तरीके के होते हैं। आपको ये जो है प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा जैसा जो सरफेस है इसके इनसाइड जो ये है प्लाज्मा है, ये धागा धागा जैसा है। इसमें जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन जो बीच बीच में जो में रहेंगे उसे यूक्रोमैटिन कहेंगे। बगल में क्या रहेगा, हेट्रोक्रोमैटिन्स वगैरह। आप काफ़ी डार्क जैसा रहता है, हेट्रोक्रोमैटिन रहता है। कहीं कहीं पर पोर है, ये जो पोर है इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, दैट इज न्यूक्लियर पोर होगा। डबल मेम्ब्रेन है यानी कि न्यूक्लियर लब है, इसके इनसाइड जो प्लाज्मा रहेंगे आपको जानते ही हो, मैंने अभी तुरंत बताया। तो इस तरीके से मैंने आपको दैट इज क्या बताया, दैट इज न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के इनसाइड क्या होंगे, न्यूक्लियस के होंगे, ये देख लो, तो ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ना। तो दैट इज ये जो डायग्राम है दैट इज न्यूक्लियस का डायग्राम है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको न्यूक्लियस का डायग्राम आपको दिखा दिया। चलिए अब हम लोग इंटरफेस आपको फ्रंट पे मिलते हैं। चलिए ये हमने आपको दिखाया डायग्राम में। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि आखिर क्रोमोजोम आखिर ये भाई साहब है क्या। तो क्रोमोजोम जो हम लोग समझते हैं, तो यहाँ पर जो हम लोग जो क्रोमोजोम है सबसे पहले समझते हैं, पढ़ते हैं। क्रोमोजोम होता क्या है, हिंदी में क्रोमोजोम को गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्र के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो डैट इज गुणसूत्र के नाम से हम लोग क्रोमोजोम को जानते हैं। क्रोमोजोम में बहुत सारे क्रोमोजोम क्या होते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटिन का। क्रोमैटिन क्या होता है, एक धागा जैसा होता है, रिबन जैसा स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्रोमोजोम आखिर क्या है, तो क्रोमोजोम अच्छा तरीका से देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोमोजोम जो है कैसा शेप होता है, रॉड शेप होता है। रॉड शेप होता है और धागे के जैसा होता है। रॉड शेप होता है, धागे के जैसा होता है, काफ़ी कंडेंस होगा क्रोमैटिन फाइबर। तो आपको क्या बनाएगा, कैरियोकाइनेसिस के समय क्रोमोजोम देखेंगे। क्रोमोजोम का आधा हिस्सा क्या कहलाता है, क्रोमोजोम, प्रत्येक क्रोमोजोम का आधा हिस्सा क्रोमैटिड कहलाता है, ठीक है। क्रोमैटिड क्या होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। सेंट्रोमियर कोई दूसरा नाम है, यहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और बहुत अच्छा नाम है। और सेंट्रोमियर के अंदर काइनेटोकॉर होते हैं। एक नहीं तो काइनेटोकॉर को ठीक प्रोनाउंसिएशन करते हैं, काइनेटोकॉर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है यहाँ पर डायग्राम जो देखते हैं, ये जो डायग्राम है दैट इज क्रोमोजोम का है। तो यहाँ पर जो डायग्राम मैं जो आपको मैग्नीफाई कर रहा हूँ, ये जो आपका डायग्राम है जो ये आपका क्रोमोजोम का है। तो इस डायग्राम में आप जनरली देख रहे हो कि इस डायग्राम में ये जो है आपका सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है ये टेलोमियर है। ये जो एरिया है आपको ये क्रोमोनिमा है। आपको क्रोमोनिमा क्या धागा जैसा है, काफ़ी लपेटा हुआ इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से काफ़ी लंबा जैसा है, तो ये क्रोमोनिमा है ना। क्रोमोनिमा बहुत सारे मिल करके क्रोमोनिमाटा बनाएगा, उसके बाद क्रोमेटिड बनेगा, बहुत सारे दो क्रोमेटिड मिल करके एक क्रोमोजोम बनाएंगे, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस के इनसाइड पाया गया तो न्यूक्लियोलस हुआ। सेटेलाइट क्या हुआ, सेटेलाइट बात करते रहेगा, है ना। तो सेटेलाइट में क्या रहेंगे, सेटेलाइट क्या रहेगा, जो छोटे छोटे क्रोमोजोम होंगे वहाँ पर सेटेलाइट जनरली नहीं पाए जाते हैं। सेटेलाइट का काम रहता है आपको बाचिंग करने में, है ना। चलिए इसमें थायमिन का मात्रा ज़्यादा होता है ना। चलिए अब देखते हैं, कहीं कहीं पर क्रोमोजोम में कंस्ट्रिक्शन होता है। तो पहला जो कंस्ट्रिक्शन होता है इसी को हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं, इस हिस्से को सेंट्रोमियर, और इस हिस्से को क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन काइनेटोकोर और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन हम लोग को दो होता है, एक बगल में होता है, साइड में होता है। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2 पढ़ना है। तो 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हैं, क्रोमोजोम को देखते हैं और बड़ा करते हैं हम लोग। और चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस भाग में, सबसे पहले टेलोमियर पढ़ते हैं। टेलोमियर आखिर क्या होता है, टेलोमियर जो होता है यहीं से आपको कोई भी क्रोमोजोम का रिप्लिकेशन जो स्टार्ट होता है, यहाँ पर रिप्लिकेशन का जो है ऑरिजिन होता है ना। यहीं से कोई भी क्रोमोजोम आपको रिप्लिकेट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये डीएनए में अगर देखा जाए क्रोमोजोम में, तो यहाँ रिप्लिकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंट ब्रेकेज ऑफ डीएनए एंड्स एंड स्टिकिंग ऑफ क्रोमोजोमल एंड एंड अटैच टू न्यूक्लियर इन्वेलप। तो न्यूक्लियर इन्वेलप से ये जुड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ओके। और डीएनए एंड को आपको तोड़ने से बचाते हैं और क्रोमोजोमल एंड से आपको स्टिक करने में, आपको जुड़ने में मदद करते हैं।
नेक्स्ट है क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा क्या है? क्वाइल्ड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर है, सिंगल मॉलिक्यूल डीएनए का डुप्लेक्स है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? क्रोमोनीमा के नाम से जानेंगे। तो क्रोमोनीमा है, क्रोमो मतलब कलर होता है, नीमा मीन्स धागा के लिए टर्म आता है, नीमा मीन्स होता है थ्रेड होता है, थ्रेड मतलब आप जानते हो कि थ्रेड मतलब क्या होता है? धागा होता है, थ्रेड मतलब क्या होता है? धागा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने देखा डेट इज क्रोमोनीमा। आगे देखते हैं हम लोग, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस आप जानते हो न्यूक्लियस का छोटा पार्ट है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग है, ये क्या कहता है आपको? माइटोसिस में मदद कर, ये माइटोसिस के बाद जनरली आपको फॉर्म होता है, जनरली अगर देखा जाए माइटोसिस के लास्ट वाले फेज में बनता है। इसमें आपको क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करते हैं। आगे देखते हैं सेटेलाइट क्या है। सेटेलाइट जनरली हमने बताया था कि ये सेटेलाइट वो क्रोमोसोम में पाए जाते हैं जो बड़े बड़े काफ़ी क्रोमोसोम होते हैं, छोटे वाले में आपको पाए नहीं जाते हैं, है ना। तो छोटे वाले क्रोमोसोम में पाए नहीं जाते हैं। इसमें थायमीन जनरली नहीं पाया जाता है ना, न्यूक्लिक एसिड में थायमीन नहीं होता है। थायमीन क्या होता है? ATGC आपने पढ़ा होगा ना, तब टी थायमीन नहीं होते हैं जनरली, है ना। तो ये जनरली थायमीन नहीं होगा तो जनरली RNA वाले जगह पर ज़्यादा पाया जाएगा। तो ये सेटेलाइट जो है रहेगा, तो सेटेलाइट को हम लोग सेट क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये क्रोमोसोम के जैसा एक हिस्सा है, इसलिए इसे सेट क्रोमोसोम भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है अगला जो हिस्सा है, सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन समझेंगे। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को ही सेंट्रोमियर कहा जाता है। ये जो है सेंट्रल रीजन में रहता है जनरली, है ना। ये पार्टिकुलर जो DNA जो सीक्वेंस है इसके बीच बीच रहते हैं। यहाँ पर आपको सेंट्रोमियर है, तो सेंट्रोमियर ये मान लो इसके बीच में जो दो है इसको काइनेटोकोर कहा जाता है। ये डिस्क जैसा स्ट्रक्चर रहता है जनरली, है ना। इसी से यही डिस्क वाले स्ट्रक्चर से क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर इसी से ज्वाइन करते हैं, इसी से ज्वाइन करता है, काइनेटोकोर से ही ज्वाइन करता है ना। तो इस तरीके से आपको खींच करके क्रोमोसोम को अलग अलग पोल जो है उस ले जाने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने प्राइमरी कंस्ट्रक्शन समझा, है ना। तो इस तरीके से मैंने समझा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन दो है, एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1 है, एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2। सबसे पहले सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1 देखते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है आपको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोलस के पास होता है ना। इसमें जो है RDNA पाए जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA पाए जाते हैं, है ना। ये जनरली आपको क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, है ना, 13, 14, 15 और 21 और 22 पे पाए जाते हैं, है ना। और साथ ही साथ बाई क्रोमोसोम वाले पे भी पाया जाता है। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 13, 14, 15, 21, 22 और आपको लास्ट जो है 46वां नंबर क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, यानी कि बाई क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बाई क्रोमोसोम पे जरूरी पाया जाता है। नेक्स्ट में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2 जो है जनरली अगर देखा जाए तो ये क्या होते हैं, कहीं कहीं क्रोमोसोम किसी किसी जगह पे आपको खास स्थान पे आपको पाए जाते हैं, है ना। जैसे जो जो लंबा लंबा क्रोमोसोम का जो आर्म है वहाँ पर जनरली 1 क्रोमोसोम 10, 13, 60, 13 है 13, 60 और बाई क्रोमोसोम के ह्यूमन वाले हिस्से पे आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2 पाया जाता है। ओके, तो इस तरीके से मैंने ये समझा क्रोमोसोम और क्रोमोसोम का हिस्सा। अब क्या होता है, जो देखो इस कंटेंट में नहीं दिया गया है वो वाला चीज़ समझो, वो वाला बात समझो। तो जनरली क्या होता है इसमें काफ़ी मैट्रिक्स भी भरा पड़ा रहता है ना। और ये बाहर से एक जो लेयर है, ये जो लेयर है प्रोटीन है, ये जो लेयर है बाहर का जो लेयर है इसे पेलिकल के नाम से जाना जाता है। मैट्रिक्स पूरे को आपको घेर रखता है। ओके, तो इसे क्या कहा जाता है? डेट इज ये सबसे बाहर है उसको पेलिकल कहा जाता है, पेलिकल। तो इस तरीके से ये हुआ पेलिकल। इन साइड में जो गाढ़ा गाढ़ा जो द्रव रहता है ग्रीन ग्रीन जैसा मैंने बताया वो क्या कहलाता है? डेट इज मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? डेट इज मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये आप देखोगे डायग्राम में तो आप समझ जाओगे जनरली, है ना। तो डेट इज मैट्रिक्स कहलाता है। तो इस तरीके से मैंने ये बताया आपको, डेट इज क्रोमोसोम का डायग्राम मैंने समझाया। अब हम लोग जो देखते हैं क्रोमोसोम को हम लोग किस तरीके से बांटते हैं। क्रोमोसोम को यहाँ पर देखो, सबसे पहले सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग और उसके नंबर के अकॉर्डिंग बांटा गया है। तो क्रोमोसोम में यहाँ पर देखते हैं सेंट्रोमियर के पोजीशन के अकॉर्डिंग बांटा गया है। तो इसको 4 भाग में, एक मेटासेंट्रिक, एक सब मेटासेंट्रिक, एक एक्रोसेंट्रिक, एक टेलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होगा कि कोई भी जैसे होगा तो
ये जो होगा इस पर, तो बीचों बीच में आपको सेंट्रोमियर वहाँ रहेगा। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, सेंट्रोमियर बीच में रहेगा, एक आर्म छोटा होगा, एक आर्म काफ़ी बड़ा होगा, तो ये जो होगा सब मेटासेंट्रिक होगा। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा कि सेंट्रोमियर एकदम लास्ट में होगा और सिर्फ सिंगल आर्म रहेगा, एकदम लास्ट में रहेगा। सॉरी, एक्रोसेंट्रिक थोड़ा सा एकदम रहेगा, एक आर्म लास्ट में नहीं रहेगा, है ना, और मतलब कि एक आर्म रहेंगे लेकिन थोड़ा सा रहेंगे। टेलोसेंट्रिक में क्या रहेगा, एकदम लास्ट में रहेगा और सिंगल इस तरीके से आर्म आपको क्रोमेटिड पाए जाएंगे। तो ये जो है टर्मिनल पर रहेगा सेंट्रोमियर, ये काफ़ी रेयर पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं टेलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का आपको सब टर्मिनल पाए जाते हैं, लास्ट के थोड़ा सा आपको होते होते बच जाता आर्म। एक जो है मेटासेंट्रिक एकदम बीचों बीच रहता है, मीडियली आपको सेंट्रोमियर रहता है, तो उसे डेट इज कहा जाता है, डेट इज इस तरीके से मेटासेंट्रिक कहा जाता है। सब मेटासेंट्रिक में देखा सब मीडियली ये सेंट्रोमियर रहते हैं। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखते हैं नंबर के अकॉर्डिंग सेंट्रोमियर। अगर सेंट्रोमियर का नंबर अगर 1 है, 0 भी हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता है, 0 भी हो, 2 भी हो सकता है और 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो ए 0 है तो उसको कहेंगे ए सेंट्रिक, 1 है तो मोनोसेंट्रिक, 2 है डाइसेंट्रिक, 2 से ज़्यादा है तो पॉलीसेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर का नंबर 1 भी नहीं है तो एसेंट्रिक, सिंगल है मोनोसेंट्रिक, 2 है डाइसेंट्रिक, 2 से ज़्यादा है पॉलीसेंट्रिक। नो सेंट्रोमियर रहेगा सेल डिवीजन के साथ, है ना, सेल डिवीजन के समय भाग देगा तो वहाँ पर एक भी सेंट्रोमियर नहीं रहेगा तो उसे एसेंट्रिक कहेंगे। अगर नंबर ऑफ सेंट्रोमियर 1 रहेगा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तो मोनोसेंट्रिक कहेंगे, 2 रहेगा आपको तो उसे डाइसेंट्रिक कहेंगे। डाइसेंट्रिक जनरली ट्रांसलोकेशन के समय देखा जाता है। पॉलीसेंट्रिक सिचुएशंस आपको जनरली डिफ्यूज, अगर कोई भी सेल है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसमें देखा जाता है, पॉलीसेंट्रिक सिचुएशंस देखते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम आपको अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, है ना। तो यह हम लोग देखते हैं उसके स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देखते हैं, है ना, कुछ खास विशेष उसका गुण देखते हैं, है ना, लक्षण देखते हैं। तो कुछ कुछ क्रोमोसोम क्या होते हैं, जैसे एक है सुपर न्यूमेररी क्रोमोसोम। सुपर न्यूमेररी या तो बी क्रोमोसोम क्या होते हैं, है ना। सुपर न्यूमेररी को ही बी क्रोमोसोम भी कहा जाता है। ये जनरली क्या होते हैं, ये ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, ये अननेसेसरी है, जो कोई ज़रूरी नहीं कि ये जरूर रहता है ये, लेकिन क्या होता है ये फ्लैट बॉर्म में और एंजियोस्पर्म वाले स्पीसीज में पाए जाते हैं, है ना। तो ये जनरली प्लांट में ज़्यादातर पाया जाता है एनिमल की अपेक्षा, है ना। तो और अगर देखा जाए तो एनिमल में फ्लैट बॉर्म में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, तो फ्लैट बॉर्म के 2 स्पीसीज में जनरली ज़्यादा पाया जाता है ना, और एंजियोस्पर्म में काफ़ी ज़्यादा पाया देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है एस और ई क्रोमोसोम। एस का मतलब सुपर न्यूमेररी नहीं हुआ, एस का मतलब सोमैटिक हुआ, सोमैटिक को ही एस टाइप भी कहते हैं। ये जनरली सोमैटिक और जर्मिनल सेल दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। सोमैटिक कहते हैं जो बॉडी सेल वाले सेल में, और जर्मिनल सेल कहते हैं गैमेट वाले फॉर्मेशन वाले, जैसे कि ओवा आपको ओवरी में बनता है ना, और टेस्टिस, ये सब जो जर्मिनल सेल हुआ, जर्मिनल सेल जहाँ पर बनता है यानी कि ओवा और स्पर्म, ये हुआ जर्मिनल सेल। तो एस और ई क्रोमोसोम क्या होता है, एस का मतलब सोमैटिक एस टाइप होता है, एलिमिनेटिव का मतलब ई टाइप होता है। एलिमिनेटिव जनरली जर्म सेल में सिर्फ पाया जाता है, जबकि सुपर सोमैटिक जो है आपको जनरली जर्म सेल और सोमैटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं। ये जनरली सिसिडियोमाइडी में जनरली ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है, देखा गया है। नेक्स्ट है पॉलीटीन क्रोमोसोम और लैब्रस क्रोमोसोम। तो इसका हम डायग्राम आपको दिखाना चाहते हैं। तो इस क्रोमोसोम का जो डायग्राम है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको डायग्राम समझाते हैं। मेटासेंट्रिक ये वाला आपको डायग्राम मैंने नहीं बताया था, तो ये वाला डायग्राम सबसे पहले हम आपको बताते हैं। मेटासेंट्रिक, तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि एक है मेटासेंट्रिक, ये आपको है मेटासेंट्रिक देख रहे हो, ये सब मेटासेंट्रिक देख रहे हो, एक थोड़ा सा छोटा है एक बड़ा है। देखो दोनों पे मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक पे सेटेलाइट है। एक्रोसेंट्रिक में आर्म छोटा हो गया है, स्टेलोसेंट्रिक में एकदम है ही नहीं, ये सब टर्मिनल आर्म है ना, एक लॉन्ग आर्म है एक शॉर्ट आर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देखा। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये देखो यहाँ पर है ना, क्रोमैटिन का धागा है, ये आपको मचान जैसा शेप है ना, मचान देखे होगे ना। अब जो ये जो शेप जो देख रहे हो ये क्रोमोसोम है पॉलीटीन क्रोमोसोम है। इस तरीका का जो बैंड रहेगा, डार्क बैंड जो लंबा लंबा खींचा रहेगा,
ये आपको प्रोटीन क्रोमोसोम में रहेगा। एक है आपको लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम इस तरीका का एक्सिस बीचों बीच लाइन में रहेगा, है ना, क्रोमोसोमल एक्सिस रहेगा। तो ये जो डायग्राम है डेट इज लैम्प ब्रश क्रोमोसोम का आपको डायग्राम है ना, ए और बी दोनों है। ओके, तो इस तरीके से ये लूप में दिखाया गया है और ये काफ़ी लंबा जैसा स्ट्रक्चर्स में आपको दिखाया गया लैम्प ब्रश क्रोमोसोम का। तो इस तरीके से आपने क्रोमोसोम देखा है ना। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, यही बुक है, आपको हैंडबुक है, उसी से पढ़ा रहा हूँ। पहला जो आपका जो है सेल बायोलॉजी का जो टॉपिक है, चैप्टर है ना, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेन किया गया है, काफ़ी अच्छी पॉइंट दी हुई है। चलिए अब हम लोग कैमरा छोटा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमने अभी समझा था पॉलीटीन। पॉलीटीन क्या होता है, आपको काफ़ी डार्क स्टेन जैसा रहता है, उसे सिलेबरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी कहा जाता है। जबकि लैम्प ब्रश जो होता है आपको क्रोमोसोमल एक्सिस उसमें पाए जाते हैं। पॉलीटीन जो होता है इसे काफ़ी बड़ा होता है, इसीलिए जेंट क्रोमोसोम भी कहा जाता है ना। ये इंटरफेज के समय दिखते हैं, है ना, काफ़ी डार्कली स्टैंड होते हैं, बैंड पाया जाता है, मैंने बताया था ना, तो काफ़ी लंबा जैसा इस तरीके आपको मैंने डायग्राम यहाँ पर नहीं बना सकते हैं ना। चलिए इस तरीके से मैंने ये बताया है। दूसरा कलर चूज करते हैं। तो यहाँ पे है जेंट क्रोमोसोम। तो ये विजुअल होता है इंटरफेज के वाले समय में। तो यहाँ पर देखेंगे काफ़ी लाइट डार्क ये सब स्टैंड रहता है ना। ये बाल्बियानी एक नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसीलिए इसे बाल्बियानी क्रोमोसोम भी कहा जाता है। ये जनरली चिरोनोमस एक आपको क्या है, चिरोनोमस एक स्पीसीज है ऑर्गेनिज्म का, उसके सलेबरी ग्लैंड में आपको पाया जाता है, ये एनिमल है ना। नेक्स्ट है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम को भी आपको जेएंट क्रोमोसोम जाना जाता है। जेएंट क्रोमोसोम दो है, एक पॉलीटीन और एक लैम्प ब्रश। ये जनरली इलास्टिक होते हैं। इसके डिप्लोटीन स्टेज में देखा जाता है, मायोसिस 1 में डिप्लोटीन स्टेज में देखा जाता है। इसमें एक एक्सिस होते हैं, उसे क्रोमोसोमल एक्सिस कहा जाता है। इस रो में आपको ग्रेन्यूल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। इसके बारे में फ्लेमिंग ने 1882 में बताया था। पॉलीटीन पहले हुआ था डिस्कवर 1 साल पहले 1881 में, जबकि आपको फ्लेमिंग ने 1882 में लैम्प ब्रश क्रोमोसोम को बताया था। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम एम्फीबियन oocyte में आपको देखा गया था। एम्फीबियन oocyte आप लोग जानते होंगे, उसके एक सेल में देखा गया था। अब हम लोग चलते हैं आगे वाले क्रोमोसोम कुछ जो है, जैसे कुछ क्रोमोसोम है, जैसे कौन कौन से क्रोमोसोम है। लिमिटेड क्रोमोसोम क्या होता है, लिमिटेड को ही एल क्रोमोसोम भी कहा जाता है ना। ये काफ़ी बड़े होते हैं और इसमें जो है जर्म लाइन सेल होते हैं। ये CRD फैमिली में ऑर्डर डायप्टेरा में देखा गया है ना। डायप्टेरा आपको जनरली एनिमल में आर्थ्रोपोडा वाला फैमिली में, आर्थ्रोपोडा वाले फाइलम में, फैमिली नहीं ओके, फैमिली CRD है। नेक्स्ट है माइन्यूट। माइन्यूट काफ़ी छोटा क्रोमोसोम होता है, इसीलिए इसे एम क्रोमोसोम भी कहा गया है। माइन्यूट को ही एम क्रोमोसोम भी कहा जाता है। ओके, तो एम क्रोमोसोम ये देखने में काफ़ी छोटे होते हैं, मायोसिस स्टेज में देखा जाता है, मायोसिस के समय देखा जाता है जब आपको जर्मिनल सेल बनते हैं। ये ब्रायोफाइटा में जनरली प्लांट में देखा जाता है, आपको खटमल में देखने को मिलता है ना। फैमिली कोरिडी ऑर्डर हेट्रोपटेरा में देखने को मिलता है ना एनिमल में, आपको बग्स वाले में, आर्थ्रोपोडा वाले में, फाइलम में। कुछ जैसे अभी हम छोटा क्रोमोसोम के बारे में बात की, कुछ क्रोमोसोम काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे हेट्रोक्रोमैटिक लार्ज क्रोमोसोम होते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, इसमें जो सेंट्रोमियर होते हैं सिंगल जनरली या तो मोनो होते हैं या तो डाई होगा, नहीं तो एसेंट्रिक ज़्यादा कंडीशन देखने को मिलता है। ये क्या होते हैं, गैमेट के ट्रांसमिशन के समय देखने को नहीं मिलता है। ये जनरली आपको निकोटीन वाले स्पीसीज में देखने को मिलता है, निकोटीन वाले हाइब्रिड में देखने को आपको ज़्यादातर मिलते हैं, है ना। ये मेगा क्रोमोसोम। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर समझाया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑटोजोम क्या होता है, एलोजोम क्या होता है ना। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे, ऑटोजोम क्या होता है, एलोजोम क्या होते हैं, है ना, यानी कि सेक्स क्रोमोजोम क्या होते हैं, और क्रोमोजोम का फंक्शंस पढ़ेंगे। ओके, तो इस भाग में हम लोग देखते हैं ऑटोजोम क्या होता है। जैसे क्रोमोजोम आपने पढ़ा होगा, तो क्रोमोजोम आपको लिखते होंगे, ह्यूमन का क्रोमोजोम क्या होता है बाबू, इस तरीके से लिख देते होंगे सर। 44 लिख देते होंगे, 23 पेयर होता है तो 44 लिख देते होंगे, प्लस XY लिख देते होंगे। तो ये जो 45 जो X है ऐसे लिखते होंगे,
तो ये 45x जो लिख दिए हैं सर, ऐसे लिख दिए होंगे। तो यहाँ पर जो देख रहे हो आप, तो इसका मतलब कि आखिर क्या होता है, 44x जो है एक जैसा है, यहाँ पर x बाई है, तो यहाँ पर जो 22 पेयर है जो एक जैसा है तो उसे ऑटोजोम कहा जाता है। जबकि ये जो है डिफरेंट है, जो है लास्ट वाला जो आपका 23 पेयर है ना, यानी कि 45वां और 46वां नंबर ऑफ क्रोमोजोम, तो ये क्या है, दैट इज ऑलोजोम कहा जाता है। इसे ऑलोजोम कहेंगे और इसे ऑटोजोम कहेंगे। इसे ऑटोजोम कहेंगे और इसे क्या कहेंगे, इसे ऑलोजोम कहेंगे। ALLOSOME कहा जाएगा, ठीक है, क्या कहा जाएगा, ऑटोजोम के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तो ऑटोजोम को सेक्स क्रोमोजोम नहीं कहा जाता है, जबकि एलोजोम को क्या कहा जाता है, सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है ना। तो ऑटोजोम फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेते हैं, जबकि ऑलोजोम आपको फर्टिलाइजेशन में सॉरी है ना, यहाँ पर दिया हुआ है, इसे ऑलोजोम कहा गया है ना। यहाँ पर देखो ये 44 मैंने बताया था, 44x प्लस XY बताया था, तो इसी को ही ऑटोजोम कहा जाता है, इसी को ही ऑलोजोम भी कहा जाता है, इसे सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है, ठीक है। हम लोग पहले समझते थे कि ऑलोजोम, इसको सेक्स क्रोमोजोम भी और इसको एलोजोम भी, तो इसको जनरली क्या कहा जाता है, इसको जनरली सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है, XY को सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, जनरली ऑटोजोम कहा जाता है या तो ऑलोजोम कहा जाता है। तो पूरे को, इतना पूरे को डेट इज अगर देखा जाए तो ये क्रोमोजोम है, ह्यूमन में पाया जाता है। इसमें से 44x है जो ऑटोजोम है, इसी को ऑलोजोम भी कहा जाता है। 44x को, ये क्या है, डेट इज सेक्स क्रोमोजोम है। तो ये सेक्स में भाग लेते हैं, ये फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा। अब अगले भाग में हम लोग देखते हैं तो आगे सेक्स क्रोमोजोम आखिर क्या होते हैं। जो फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, सेक्स क्रोमोजोम के नाम से जानते हैं। तो ये जो 23 पेयर जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने में मदद करते हैं। उसे हम लोग ओलोजोम कहते थे, इसे हम लोग हेट्रोजोम कहते हैं, ठीक है, इसे हेट्रोजोम कहते हैं। एलो मतलब भी डिफरेंट होता है, इसीलिए बार बार टर्म हमें सब पकड़ा जाता है हेट्रोजोम, है ना। तो ये जनरली कितने नंबर में होते हैं, 2 नंबर में होते हैं, एक एक्स होते हैं, एक बाई होते हैं। फीमेल में दोनों एक्स ही होते हैं, मेल में आपको एक एक्स होते हैं, एक बाई होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब इसका फंक्शंस क्या है, आखिर क्रोमोजोम का आखिर फंक्शंस हम लोग देखते हैं, ठीक है। तब क्रोमोजोम का हम लोग फंक्शंस पढ़ते हैं। क्रोमोजोम का भी तो कोई फंक्शन होता होगा, उसका कार्य होता होगा, तो इसका आखिर कार्य क्या होता है ना। तो ये क्या करते हैं, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ये हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, कैरी मतलब ले जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, है ना। जैसे F1 है तो F1 से पहला जो जनरेशन है F1 है, F1 से आपको F2 जनरेशन, F2 जनरेशन से F3 जनरेशन, इस तरीके से बार बार आपको इंडिफिनिट जनरेशन तक आपको ले जाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इस तरीके से आपको वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या करते हैं, कोई भी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशंस को ले जाने में क्या करते हैं, मददगार होते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट में आगे देखते हैं। चलिए इसमें क्या होते हैं, जो क्रोमोजोम है सैट के बारे में। सैट का मतलब होता है सेटेलाइट होता है, या तो साइन एसिड थाइमोन्यूक्लियोनिक्स होता है। इसमें क्या होते हैं, थाइमिन एब्सेंट होते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि थाइमिन इसमें जनरली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, है ना। तो ये जनरली क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस वाले रीजन्स पे पाए जनरली जाते हैं, है ना। तो क्रोमोजोम फॉर्म न्यूक्लियोलाई इन डॉटर सेल एट न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, है ना। तो ये डॉटर सेल वाले पार्ट में आपको पाए जाएंगे, जो नए सेल जो बनेंगे न्यूक्लियस से, है ना, वहाँ पर पाए जाएंगे। न्यूक्लियोलस के बगल में रहेगा प्रेजेंट। नेक्स्ट है क्रोमोजोम का जो सेक्स क्रोमोजोम होता था वो सेक्स डिटर्मिनेशन में मदद करता था। कि आखिर सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, जो सेक्स रिप्रेजेंटेशन करने में मदद करता है। मेल का मान लो कि एक्स बाई है और फीमेल का आपको एक्स एक्स है। आपको यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन कहा कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होगा, तो ये मैंने बताया था कि ये क्या है, मेल का है, और ये क्या है, फीमेल का है। तो ऐसे हम लोग देते हैं। अब कह रहा है कि अब मेल कैसे बनेगा, फीमेल कैसे, तो दोनों इंटरकॉर्स करेंगे। तो अगर एक्स एक्स मिला तो आपको क्या होगा, जनरली फीमेल बनेगा,
ओके, क्या बनेगा, जनरली फीमेल तैयार होंगे। और अगर एक्स बाई मिला तो सॉरी, अगर एक्स एक्स मिलेगा तो क्या बनेगा, डेट इज फीमेल बनेगा। ठीक है, हाँ पहले भी सही था। चलो नेक्स्ट में अगला जो है, दूसरा कलर लेना चाहिए था। नेक्स्ट है, अगर एक्स वाई मिलेगा तो क्या बनेगा, डेट इज मेल बनेगा। मेल का साइन ये होता है। तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन आपको पढ़ाया गया होगा, टीचर आपको बताते होंगे, है ना। नेक्स्ट है, क्रॉसिंग ओवर में मदद करता है। मायोसिस वाले में, माइटोसिस सेल डिवीजन में नहीं, मायोसिस वाले सेल डिवीजन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है ना। तो आपने पढ़ा होगा, लिजाइपा दीदी है ना, लिप्टोटीन, जैगोटीन, पैकाटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो जैगोटीन स्टेज से स्टार्ट होता है और डाइकाइनेसिस तक जाकर के क्रॉसिंग ओवर पूरा खत्म हो जाता है ना। तो डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस तक जाकर के खत्म होता है। नेक्स्ट है, क्रोमोजोम में ही म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन के कारण ही चेंजिंग होता है। आखिर जो भी वो सोमैटोजेनिक हो या गैमेटोजेनिक हो, जो भी हो, है ना। तो जिस तरीके से भी होते हैं चेंजिंग, आपको म्यूटेशन आपको जनरली प्रेफर होता है क्रोमोजोम में ही आपको होता है। तो सोमैटोजेनिक और एक जर्मिनल म्यूटेशन होता है। दो तरीके के आपको म्यूटेशन दोनों जो होते हैं फॉलो आपको क्रोमोजोम में ही होते हैं। वो आपको अगर म्यूटेशन होता है तो इवोल्यूशन होने का चांसेस ज़्यादा होता है ना। वो समय के साथ वो क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म पहले से काफ़ी एडवांस होते हैं। अगले भाग में हम बताएंगे आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे अगले कंटेंट में, अगले भाग में। तो देखते रहिए, काफ़ी ये बहुत अच्छा है। ऐसे लोग नहीं समझाते हैं तो इसे हम समझाएंगे, है ना। तो डैट इज़ ATPase कॉम्प्लेक्स नंबर 5। और अगले भाग में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया समझेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड हम लोग देखेंगे। दोनों जो भाग दोनों है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। यहाँ तक कि तो पेरोक्सिसोम भी होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड अगले भाग में देखेंगे। ठीक है, तो प्लास्टिड देखेंगे, छोटा है प्लास्टिड, डायग्राम नहीं दिया गया है, डायग्राम से हम लोग समझाएंगे। तो उसके बाद हम लोग ER, गोल्जी ऑपरेटस, ये सब भी देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।